माफ करना फ्रेंड्स, काम करने जाती हूँ, इसलिए बड़ी वीडियो बना नहीं पाती। आगे कोशिश करूंगी बड़ी वीडियो डाल सकूं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी लवर 99 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि स्टोरी आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। चैप्टर 12 खूबसूरत एहसास। रीवा पलटकर कल्कि से बोली, तुम टाइम पर तैयार हो जाना, मैं पापा रुद्र भैया और तुम्हें लेने आ जाऊंगी। कल्कि अपनी गर्दन हाँ में दिला देता है तो रेवा वहां से चली जाती है। कल्कि अपने हाथ फैलाकर उसी ग्राउंड में लेट गया और अपनी आंखें बंद कर अपनी रीवा के चेहरे को देखने लगा। अब तक अंदर रैबिट भी सबके साथ अपना डिनर खत्म कर चुकी थी। रुद्र और रैबिट दोनों ही बर्तन साफ कर रहे थे। रीवा किचन में आकर बोली, वाह, जीजू के साथ बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। अब आगे तू भी मानती है ना? रुद्र मेरे हस्बैंड बनने के लिए एकदम परफेक्ट है, रैबिट खुश होकर बोली। रीवा खुश होकर बोली, तुम दोनों को जोड़ी मस्त है और रुद्र एकदम परफेक्ट है। एक मिनट, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ, छोटे से कीड़े से डर के फ्रीज से चिपक जाऊं, रुद्र मुंह बनाकर बोला। रुद्र की बात से रैबिट का मुंह बन जाता है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, समझे तुम? रीवा चलो, कल जल्दी आना भी है और तुम मिस्टर खडूस कल टाइम पर तैयार हो जाना, बोलकर रैबिट अपना मुंह बनाकर रीवा को खींच कर ले जाती है। कल्कि भी जल्दी से ग्राउंड से उठकर रीवा को सी ऑफ करने के लिए अंदर आता है, लेकिन रीवा वहां से जा चुकी थी। कल्कि दौड़कर बाहर दरवाजे पर जाता है, वहां भी उसे रीवा देखने को नहीं मिलती, बस उसकी कार की बैक साइड ही दिखती है। कल्कि कार को जब तक देखता है जब तक वो ओझल नहीं हो जाती। रुद्र आकर कल्कि से बोला, अब कल सुबह ही मिलना होगा भाई, चलकर आराम कर लो, तुम अभी भी अंदर से कमजोर हो, माना कि तुम पहली बार कुछ घंटे में ही सही हो गए थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी कमजोर है। कल्कि चलकर आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना भी है। कल्कि रुद्र को देखकर बोला, काश मैं आपको और पापा को अपने गले लगा सकता। दूसरी तरफ मिनिस्टर को मारने की सुपारी मिली है, यह मिनिस्टर कैसा आदमी है? तूने रैबिट इसकी जन्म कुंडली निकाली? रीवा अपने मोबाइल में कुछ करते हुए बोली। हाँ, मेरे सर्किट से कहा था उसे मिनिस्टर की जन्म कुंडली निकालने के लिए, उसने मुझे जन्म कुंडली की जगह उसका पूरा अखबार ही भेज दिया है। मिनिस्टर एक नंबर का बज्जलन चरसी है, उसने कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं छोड़ा है। जो उसने किया ना हो, उसने बुरे से भी ज्यादा बुरे काम किए हैं, उसके छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। उड़ा दो साले को, मिनिस्टर को उड़ाने की कीमत भी बहुत अच्छी मिल रही है, रैबिट कार ड्राइव करते हुए बोली। रीवा मिनिस्टर की पीडीएफ पढ़ते हुए बोली, है तो सरला एक नो का कमीना, लेकिन ये एक अच्छा काम करता है, इसने कई अनाथ आश्रम चला रहा है। सब दिखावा है, और जो इंसान कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता वह अनाथ आश्रम बिना किसी मतलब के नहीं चला सकता। इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। यह बच्चों को पालने की आड़ में उनके बॉडी पार्ट्स को निकालकर बेच देता है। इसके अनाथ आश्रम की लड़कियां बहुत बार बहुत बुरी हालत में पाई गई है। विवाह इस मिनिस्टर को उड़ाना ही होगा, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल देखकर ही बेड फीलिंग आ रही है, रैबिट ने कहा। रीवा शैतान जैसी हंसी हंसने लगती है, जिसे सुनकर रैबिट की आंखों में चमक आ जाती है। रीवा एकदम शांत होकर बोली, इस मिनिस्टर को सुपारी देने वाले का कुछ पता चला? सर्किट है, यह मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो पता चला यह मुंबई के किसी चाल में रहने वाले इंसान ने किया है, और पैसों का अरेंजमेंट पूरी चाल ने मिलकर किया है, रैबिट ने कहा। रीवा अपने हाथों की उंगली चटकाकर आराम से कार की सीट पर पसरते हुए बोली, यार कल मेरी शादी है, मेरे सपनों के राजकुमार से तो थोड़े दिन मिनिस्टर को आराम से जी लेने देते हैं, तब तक हम उसका चीरहरण करते हैं और उसको नंगा करने के बाद आराम से उसे नरक की सैर करवाएंगे। रैबिट मुस्कुराकर बोली, ओके जाने मन, मैंने पहले ही सर्किट को इस काम के लिए लगा दिया है, तू टेंशन मत ले, कल हम फुल मस्ती करेंगे तेरी शादी में और फिर मनाएंगे दिवाली मिनिस्टर के घर में। वाह, क्या तुकबंदी मिलाई है मैंने, हा हा हा। रीवा भी रैबिट के साथ मुस्कराने लगती है। फीफा आराम से अपने हाथ पीछे घूमते हुए बोली, उससे पहले लगता है
तुझे छोटी दिवाली अभी मनानी पड़ेगी। क्या बात कर रही है सच में, लेकिन मेरा अभी सोने का मूड था ताकि मैं कल तेरी शादी में चमक सकूं और रुद्र मेरी खूबसूरती देखकर मुझ पर फिदा हो जाए, लेकिन कमीनों ने कसम खा रखी है मेरी शादी न हो उसकी, रैबिट गुस्से से बोली। रीवा अपनी पेंट के निचले हिस्से से गन निकलकर बोली, ओके कल तुम ही रोशनी बिखेरोगी, बोलकर रीवा जल्दी से मास्क लगा लेती है। साथ में रैबिट भी। रैबिट कार की छत को ओपन कर देती है ताकि रीवा बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ हैंडल कर सके। रीवा और रैबिट की जोड़ी ऐसी थी जैसे दो जिस्म एक जान, लड़ते वक्त दोनों का दिमाग एक ही तरह चलता था। रीवा को एक कार आती हुई दिख जाती है, उसके बाद 3 गाड़ियां और आ जाती है। उन कार को देखकर रीवा अपना सिर पीट लेती है। रीवा धीरे से बोली, डैड मैंने आपसे कहा है कि मैं कल अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी, तब भी आपको जरा सी भी तसल्ली नहीं है प्लीज, या अपने आदमी को हमारे पीछे फालतू में अभी 4-5 मर जाते। रीवा अपनी सीट पर वापस बैठकर बोली, पापा के आदमी है। अंकल अभी भी तुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, रैबिट ने कहा। नहीं, उनको मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और ना ही होना चाहिए, बोलकर रीवा आराम से बैठ जाती है और रैबिट मुस्करा देती है। दूसरी तरफ कल्कि की नींद उड़ी हुई थी। उसे आज रेस्टोरेंट में रीवा का उसे किस करना बार बार याद आ रहा था। कल्कि को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे हो क्या रहा है। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ये उसके साथ पहली बार हुआ था। कल्कि बार बार अपने हाथों को देख रहा था जिसे रीवा ने कसकर पकड़ हुआ था। कल्कि अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है, अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से छुपाकर बोला, रीवा तुम मुझे इतने सालों बाद मिली, लेकिन न जाने तुम्हारे अंदर कैसा जादू है। मैं जब से तुमसे मिला हूं तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। एक पल के लिए भी तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही हो। मैं क्या करूं रीवा, मुझे नींद भी नहीं आ रही है और यह रात इतनी लंबी कैसे हो गई। कल्कि को आज अपनी लाइफ में नया एहसास मिल गया था जो उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना रहा था। चैप्टर 13, रीवा का इंडियन लुक, कल्कि का डर। हेलो दोस्तों। कल्कि अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है, अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से छुपाकर बोला, रीवा तुम मुझे इतने सालों बाद मिली, लेकिन न जाने तुम्हारे अंदर कैसा जादू है। मैं जब से तुमसे मिला हूं तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। एक पल के लिए भी तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो पा रही हो। मैं क्या करूं रीवा, मुझे नींद भी नहीं आ रही है और यह रात इतनी लंबी कैसे हो गई। कल्कि को आज अपनी लाइफ में नया एहसास मिल गया था जो उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना रहा था। अब आगे। अगली सुबह। कल्कि का घर। कल्कि घर का माहौल आज पिछले दिनों से काफी अलग था। हर किसी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा चमक थी और खुशी तो छुपाई नहीं चुप रही थी। गुमसुम रहने वाला कल्कि के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था। रुद्र कल्कि को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। यही हाल आदित्य जी का भी था। रुद्र आदित्य जी से बोल, पापा मैं आज कल्कि के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे कल तक कल्कि की बहुत ही ज्यादा चिंता होती थी कि यह अपनी लाइफ कैसे जिएगा, कैसे दुनिया को फेस करेगा, लेकिन अब मुझे इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि इसको खुद से भी ज्यादा चाहने वाली लड़की मिली है। रुद्र की बात से सहमत होते हुए आदित्य जी बोले, हाँ यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। मैंने रीवा की आंखों में कल्कि के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार देखा है, प्यार से भी ज्यादा जुनून देखा है। वह कल्कि को हर मुसीबत से बचाएगी और कल्कि उसका आज का ही नहीं उसके बचपन का प्यार है। रुद्र हैरान होकर आदित्य जी को देखते हुए बोला, क्या सच में यह बात मुझे क्यों नहीं पता चली। रीवा कल्कि को बचपन से ही प्यार करती है। यह बात आपको कैसे पता पापा, और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं। इसमें कहने की क्या जरूरत है। रीवा का पागलपन तुम्हें दिखाई नहीं दिया जैसे तुमने मुझे कल के बारे में सब कुछ बताया। उससे तो रीवा ने न जाने क्या क्या कल्कि के लिए सोच के रखा होगा। जब रीवा कल्कि के लिए उससे इतने सालों तक दूर रह सकती है तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अब तुम खुद ही सोचो, जो लड़की सिर्फ 8 साल की थी उसे कल्कि की बहुत फिक्र होती थी, लेकिन जब वह इतने सालों बाद लौट कर आई है तो वह कल्कि की बीमारी का एंटीडोट ढूंढ कर लेकर आई है
ताकि वह कल्कि के पास रह सके, उसके साथ रह सके और कल्कि भी रीवा के साथ खुश होकर खुलकर जिंदगी जी सके। आदित्य जी मुस्कराकर बोले। रुद्र और आदित्य जी आपस में ही बातें करने में बिजी थे, तो वही कल्कि बार बार रीवा के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। कल्कि रीवा को महसूस करने के लिए घर के पीछे ग्राउंड में चला जाता है। कल्कि उसी पोजीशन में ग्राउंड में बैठ जाता है और फील करता है जैसे रीवा उसके पास, उसके बगल में ठीक वैसे ही बैठी है जैसे बचपन में बैठा करती थी। कल्कि हद से ज्यादा खुश था। तभी उसके दिमाग में एक फालतू की चीज घूमने लगती है, यही कि रीवा बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली की है और वह एक साधारण परिवार का लड़का। अगर रीवा के माता पिता ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया तो वह रीवा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में अपने भैया पापा के अलावा अगर वह किसी को पसंद करता है तो वह है रीवा। रीवा को पसंद करने का यही एक रीजन नहीं था, बल्कि एक रीजन यह भी था कल की रीवा कल्कि को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। उसे उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और सबसे बड़ी बात, वह दोनों एक दूसरे को छू सकते थे। रीवा के लिए यह कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन गलती के लिए यह तो एक सपना पूरा होने जैसा था कि वह अपनी लाइफ में किसी इंसान को छू सकता है। जबकि लोग उसकी बीमारी देखकर उसे दूर भाग जाते हैं और कुछ लोग तो उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। कल्कि खुद से प्रॉमिस करता है, अगर रीवा के पेरेंट्स उसको अपने दामाद के रूप में अपने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो वह उनकी लेवल का बनकर दिखाएगा और रीवा का हक उनसे बड़े ही प्राउडली मांगने जाएगा। तब उसके पेरेंट्स को रीवा और उसके शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं रीवा के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं मास्टर से जल्दी मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन भी निकलूंगा, बोलकर कल्कि अपना मोबाइल निकालता है और मास्टर को किए गए मेल का रिप्लाई चेक करने लगता है। मास्टर की तरफ से कल्कि को कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। कल्कि एक बार फिर से मास्टर को मेल कर देता है, जिसके अंदर वह अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी रिपोर्ट्स और अपनी बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में बता देता है। दूसरी तरफ रीवा एक गरीब बस्ती में अपने नूडल शॉप ओपन कर सबको नूडल फ्री में दे रही थी। नूडल लेने की होड़ में सबसे लंबी लाइन बच्चों की थी। रीवा अक्सर ऐसा क्या करती थी, गरीब बस्ती में जाकर अपनी किसी न किसी फूड की शॉप खोलती और जी भर के उस पूरी गरीब बस्ती में खाना खिलाती। यह रीवा का एक शौक था जो उसे दिल से करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। गरीब बस्ती के सभी लोग रीवा को अच्छे से जानते थे। उन्हें रीवा का आना, उनके उसके साथ बातें करना, बच्चों का उसके साथ खेलना बहुत ज्यादा ही पसंद आता था। रीवा एक अरबपति फैमिली से बिलोंग करती थी, फिर भी उसकी ख्वाहिश हमेशा छोटी ही रहती थी। नूडल खिलाते हुए रीवा खुश होकर सभी को आज अपनी शादी के बारे में बता रही थी। गरीब बस्ती के सभी बुजुर्ग रीवा को खूब सारा आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ ना कुछ आशीर्वाद के रूप में दे रहे थे। एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रीवा के पास आकर उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, तुम सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची, यह लो मैं तुम्हारे लिए अपनी माता पिता की आखिरी निशानी लेकर आई हूँ। तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, मैं तो कुछ दिन बाद इस दुनिया से चली जाऊंगी और यह मेरी निशानी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, लेकिन मैं इसे तुम्हें देखकर हमेशा के लिए सुरक्षित कर रही हूँ, तो इसे लेने से मना मत करना। रीवा उस चैन को लेकर उसे दादी माँ के गले लगाकर बोली, दादी माँ मैं आपके इस उपहार को हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी, आपकी याद के रूप में कि एक दादी माँ ने मुझे यह दिया था और उसके बाद जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं उन्हें यह विरासत में देकर जाऊंगी और यह भी बोल कर जाऊंगी कि यह तुम अपने आने वाली पीढ़ी में देना, तो आपकी यह याद आज से मेरी विरासत में अब हमेशा रहेगी। वह बुजुर्ग महिला रीवा की बात सुनकर हंस पड़ती है और रीवा से चैन को लेकर रीवा के सामने उस चैन को 1 से 2 कर देती है। रीवा हैरान होकर उनकी इस हरकत को देखते रह जाती है। दादी माँ मुस्कराकर बोले, यह अकेले तुम्हारे लिए ही नहीं है, यह तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के लिए है, तो पूरी विरासत अकेले ही मत हड़प लेना। बोलकर वह बुजुर्ग महिला बहुत जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर रीवा को उन पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। रीवा आगे बढ़कर उनको एक बार फिर से गले लगा लेती है। रीवा मुस्कुराकर बोली, ओके दादी माँ, मैं आपकी विरासत अकेले नहीं लूंगी, आपकी इस विरासत पर मेरे साथ साथ आपके होने वाले दामाद का भी हक है। मैं अच्छे से समझ गई। रीवा जल्दी से अपना काम निपटाकर वापस अपने रूम पर आ जाती है।
नहा धोकर फ्रेश होकर रीवा आज एक ब्यूटीफुल सी सिल्क की साड़ी पहनती है। रैबिट ने रीवा की आज पूरी मदद की थी। साथ में रीवा के बालों को एक सुंदरबन में बांध दिया था, उसे पर मोगरे के फूल का गजरा भी लगा दिया था। रीवा आज सच में बहुत ही प्यारी खूबसूरत लड़की लग रही थी। उसकी चाल भी आज लड़कियों जैसी थी। रैबिट रीवा को छेड़ते हुए सीटी मारकर बोली, पटाखा आज तो बड़ी मस्त लग रही है। आज तो अंकल के साथ साथ पार्टी में आए सभी लोग बेहोश होने वाले हैं। रीवा खुद को शीशे में निहारत हुए बोली, मुझे किसी के बेहोश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ एक इंसान से फर्क पड़ता है। अगर मैं उसे पसंद आ गई तो समझ लेना तेरी यह कोशिश रंग लेकर आई है और तेरी मेहनत सफल हो गई है। अगर उसे मेरा यह लुक पसंद नहीं आया ना रैबिट, तू सोच लेना अगले 5 महीना तक तुझे पूरे घर का काम करना होगा, यहाँ तक कि मेरा भी तो सोच ले और तैयार हो जा। रैबिट रीवा की बात सुनकर अंदर ही अंदर डरने लग जाती है, क्योंकि रैबिट को पता था रीवा के कोई भी काम सीधे नहीं होते हैं। उसकी जहां आधी से ज्यादा काम तो इतनी खतरनाक होते हैं कि इंसान अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। कुछ ही देर में रीवा और रैबिट कल्की के घर पहुंच जाते हैं। रीवा ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी, तो उसे साड़ी में बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। रीवा रैबिट से बोली, रैबिट तू जाकर अंदर बोलना कि सब जल्दी से तैयार हो जाए, मैं अभी कुछ देर में आऊंगी। इस साड़ी में तो मुझे परेशान करके रख दिया, पता नहीं औरतें इस मोटे चादर को कैसे लपेट लेती है, मेरा तो दम घुटे जा रहा है। रैबिट हंसते हुए बोली, ठीक वैसे ही लपेट लेती है जैसे तूने लपेटी है, और किस लिए लपेट है यह भी तू अच्छे से जानती है, जिसके लिए तूने लपेटी है। अब सोच, तूने यह साड़ी पहनी है किसके लिए? कल्की के लिए। जब कल्की तुझे इस साड़ी में देखेगा और तेरी तारीफ करेगा तो यह तेरी गर्मी, तेरा पसीना सब गायब हो जाएगा। रीवा रैबिट की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसे कहीं ना कहीं रैबिट की बात सच लगती है। सच ही तो था, रीवा ने साड़ी कल्की के लिए ही पहनी थी। रैबिट को रोककर बोली, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तू अकेली जाएगी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शादी मेरी है, तेरी नहीं। तेरी आने वाले दिनों में है, तो पहले मुझे जाना चाहिए, आखिर मेरा ससुराल है, यह तुझसे पहले है। रुद्र, आदित्य जी और कल्की बड़े ही बेसब्री से रीवा के आने का इंतजार कर रहे थे। रीवा घर के दरवाजे से अंदर आती है। घर के तीनों मर्द जैसे ही रीवा को देखते हैं, तीनों के तीनों जम जाते हैं। रीवा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रीवा ने मेहरून सिल्क की बहुत ही एक्सपेंसिव साड़ी पहनी हुई थी। उस पर गोल्डन ज्वेलरी, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर टीका और बालों का जुड़ा उसे एक अलग ही लुक दे रहा था। रीवा वेस्टर्न कपड़ों में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती थी, लेकिन आज इंडियन ड्रेस में तो वह कहर ढा रही थी। रीवा आगे जाकर आदित्य जी के पैर छूकर बोले, नमस्ते पापा, अब टाइम हो गया है, अब हम सबको घर चलना चाहिए। रीवा के बोलने से आदित्य जी होश में आते हैं और रीवा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इंडियन ड्रेस तुम पर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, तो कभी कभी इनको भी पहन लिया करो। रुद्र भी होश में आकर बोला, हाँ सच में रीवा पापा सच कह रहे हैं, तुम पर यह साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। लेकिन रीवा पर तो आदित्य जी और रुद्र की तारीफ का कोई असर ही नहीं हो रहा था। रीवा अपनी कमर पर हाथ रखकर कल्की को देखने लगती है, जो कि बिना पलक झपके उसे ही देखे जा रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। अब रीवा को गुस्सा आने लगा था। रीवा अपने पैर को जमीन पर टैप कर कल्की के बोलने का इंतजार कर रही थी। जब कल्की कुछ नहीं बोलता है तो रीवा गुस्से से बोली, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। भैया और पापा ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, तुम्हें मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही हूँ, तुमने अभी तक एक शब्द भी मुझसे नहीं कहा है। चैप्टर 14। आंटी आज किसी की शादी है क्या? हेलो दोस्तों। अब रीवा को गुस्सा आने लगा था। रीवा अपने पैर को जमीन पर टैप कर कल्की के बोलने का इंतजार कर रही थी। जब कल्की कुछ नहीं बोलता है तो रीवा गुस्से से बोली, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। भैया और पापा ने मेरी इतनी तारीफ कर दी, तुम्हें मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रही हूँ, तुमने अभी तक एक शब्द भी मुझसे नहीं कहा है। अब आगे
रुद्र कल्कि को बाइक की चाबी देकर बोला, तू बुलेट से आ जाना, मैं और पापा रैबिट के साथ चले जाएंगे। बोलकर रुद्र आदित्य जी को साथ लेकर बाहर निकल जाता है। रीवा कल्कि के नजदीक जाकर खड़ी हो जाती है। कल्कि की आंखों में देखकर रीवा बोली, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? मैं दूसरे कपड़े पहनकर आई हूँ। कल्कि कुछ नहीं बोलता रीवा को कमर से पकड़कर अपने नजदीक कर लेता है। रीवा का दिल जोर से धड़क जाता है। उसकी सांसें थम जाती है। कल्कि रीवा के कान के पास आकर कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है। रीवा इससे बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सोचती है कल्कि उसकी तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कल्कि रीवा के माथे को चूम कर बोला, चलो चले, अगर देर हो गई तो भाई और पापा दोनों फिक्र करेंगे। कल्कि बाहर की तरफ चला जाता है। रीवा से दूर होते ही हल्की अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, अगर 1 और मिनट में रीवा के पास होता तो न जाने मैं क्या कर बैठता। उसकी खुशबू मेरी सांसों में समा रही थी। मैं कुछ गलत ना कर जाऊं, इसलिए रीवा मैं तुमसे अलग हो गया। तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ऊपर से तुम्हारी खुशबू तुम्हें और भी ज्यादा सुंदर बना रही है। रीवा कल्कि को अपने एकदम नजदीक महसूस कर मुस्कुरा देती है। रीवा खुद से बोली, तुम्हारे छूने पर मुझे यह कैसा एहसास हुआ, यह आज से पहले कभी नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कन है अभी तक बहुत तेज चल रही है। रीवा खुद पर काबू रख बाहर चली जाती है। कल्कि ने मिलिट्री ग्रीन शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उसे पर बूट्स पहने हुए थे। आंखों पर काला चश्मा और सिर पर हेलमेट लगाए वो रीवा का इंतजार कर रहा था। घर की दरवाजे पर पहुंचकर रीवा को कुछ याद आता है। रीवा जल्दी से कल्कि के पास जाकर उसे बुलेट से उतरते हुए बोली, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रीवा, हमें देर हो रही है। तुम्हें एकदम से ऐसा क्या याद आ गया जो तुम्हें अभी करना है? कल्कि बुलेट से जल्दी से उतरते हुए बोला, अरे पहले तुम अंदर तो चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। यहाँ बाहर खड़े होकर हम वो नहीं कर सकते जो हम अंदर जाकर कर सकते हैं। रीवा कल्कि को घर के अंदर ले जाते हुए बोली। कल्कि को रेस्टोरेंट वाली बात याद आ जाती है। कैसे रीवा ने कल्कि को एक कोने में ले जाकर उसकी होंठों को चूम लिया था। कल्कि रीवा के पीछे पीछे चलते हुए बोला, क्या तुम मुझे होठों पर किस करने वाली हो? देखो, यह सब चीज शादी की बात भी कर सकते हैं। हमें चलकर पहले शादी कर लेनी चाहिए। रीवा कल्कि की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो। कल्कि अपनी छाती पर हाथों का क्रॉस बनाकर रख लेता है। रीवा, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट और मॉडर्न हो, शादी से पहले ही तुम यह सब करना चाहती हो। कल्कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोला। रीवा अपने सिर पीट कर बोली, अरे बुद्धू, मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी कल तुम्हारी बीमारी के वजह से मैं तुम्हें पूरा का पूरा ओपन देख लिया है, यहाँ तक कि वो भी मतलब सब कुछ। कल्कि रीवा की बातों से खुद को साई फील करता है। उसके गालों पर हल्की गुलाबी रंगत आ जाती है। कल्कि अपना सिर झुका लेता है। रीवा बड़ी ही स्टाइल से कल्कि के पास जाती है और उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी नजदीक खींच लेती है। इस बार दिल की धड़कनें बढ़ने बारी कल्कि की थी। कल्कि, मेरे ऊपर भरोसा रखो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, बस तुम जल्दी से जल्दी अपने कपड़े उतारो। मैं ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोल रही हूँ, रीवा ने कल्कि से कहा। कल्कि हकलाते हुए बोला, वो मैं कपड़े अपने कमरे में उतारूंगा, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ और जल्दी से कपड़े उतार कर मेरा इंतजार करना, रीवा ने कहा। तो कल्कि रीवा की आंखों में देखकर वहां से चला जाता है। जाने के बाद रीवा की आंखों में भर भर कर शरारत आ जाती है। वह भी कुछ देर बाद उसके पीछे उसके रूम में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। और कुछ ही देर में कल्कि के चीखने की आवाज में आने लगती है। दूसरी तरफ रैबिट आदित्य और रुद्र को लेकर रीवा के घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने से पहले रैबिट ने रीवा की मम्मी आध्या जी को कॉल करके बता दिया था कि उसके साथ रुद्र और आदित्य जी आ रहे हैं, जो कि लड़के के भाई और पिता है। आध्या जी अपनी आंखें बिछाए रुद्र और आदित्य जी का इंतजार कर रहे थे। आध्या जी ने पहले ही रैबिट और अपने जासूसों से कल्कि के बारे में पता लगा लिया था।
उन्हें कल्कि के बैकग्राउंड और फाइनेंशियल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी बेटी को लड़का पसंद है, यही बहुत था उनके लिए। जल्दी ही रैबिट आदित्य जी और रुद्र को लेकर रीवा के घर पहुंच जाती है। रीवा की मम्मी रैबिट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रैबिट के साथ आए रुद्र और आदित्य जी को देखकर आद्या जी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। उन्हें रुद्र भी बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। आद्या जी रुद्र और आदित्य जी का अच्छे से वेलकम करती है। आद्या जी का फ्रेंडली नेचर देखकर रुद्र और आदित्य जी भी बहुत खुश होते हैं। जैसे ही रुद्र और आदित्य अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का नजारा देखकर वह चौंक जाते हैं। हॉल के ठीक बीचों बीच एक मंडप सजा हुआ था। मंडप के अंदर पंडित जी बैठे हुए थे। रुद्र अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाता है और आद्या जी से बोल, आंटी आज किसी की शादी है क्या?